मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। अच्छा, अब हम लैब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। अच्छा, आज की जो लैब है बेसिकली बहुत ही सिंपल सी लैब है, और बिल्कुल जिस तरीके से प्रीवियस लैब को हमने रिलेट करना है इस लैब में, तो ये बिल्कुल वैसे ही लैब है। अच्छा, प्रीवियस लैब के अंदर हम लोगों ने ये बात देखी और ये बात ऑब्जर्व की कि भाई हमारे पास एक रिक्वायरमेंट ये है कि हमें चाहिए एक आइडियल एम्पलीफायर। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए भाई एक आइडियल एम्पलीफायर। आइडियल एम्पलीफायर की कुछ रिक्वायरमेंट्स ये थी कि हम ये चाह रहे थे कि भाई, क्योंकि एम्पलीफायर का मकसद ये होता है कि वो वोल्टेज को एक सर्टेन लेवल तक एम्पलीफाई करे या इन्फ्लेट करे या इंक्रीज करे। सही, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हों, तो हमने पहली बात जो डिस्कस की थी वो ये की थी कि मेरे पास इनपुट रेजिस्टेंस जो है एम्पलीफायर की वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। इनपुट रेजिस्टेंस या आर इन, जिसको हम इनपुट इम्पीडेंस भी कह रहे थे, जिस तरीके से फैजान ने सवाल किया था कि सर इम्पीडेंस में और रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है, तो हम लोग जो जनरल टर्म यूज़ करते हैं वो इम्पीडेंस की यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने ये कहा कि हमारे पास जो एम्पलीफायर है या जो हमारे पास जो मॉसफेट एम्पलीफायर है, उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होनी चाहिए कि उसकी इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट या हद से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। इसकी वजह हमने ये देखी कि अगर कोई चीज़, अगर किसी किसी चीज़ की हमारे पास इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो पाथ बेसिकली एक ओपन पाथ होता है, और ओपन पाथ के अंदर वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम जा रहा होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि मेरे पास जो एम्पलीफायर है उसके इनपुट पर बेतहाशा मैक्सिमम वोल्टेज जाए, ताकि उसको कोई दुश्वारी ना हो। सही। उसके बाद हमने ये बात देखी कि मेरे पास आर आउट जो होता है, आर आउट बेसिकली वो पार्ट होता है जहाँ से आपका लोड कनेक्टेड है, एंड वी आर कंसर्न कि लोड के ऊपर जो है, क्योंकि लोड क्या डिमांड करता है, लोड डिमांड करता है कि भाई मुझे तुम करंट दो, क्योंकि मैं करंट का भूखा हूँ, करंट तुम मुझे दोगे तो मेरी भूख मिटेगी। सही। तो जितने भी हमारे पास लोड लगे हुए हैं, आर आर जैसे रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है या एक आरसी लोड लगा हुआ है, उन सबकी डिमांड ये होती है कि भाई तुम मुझे करंट दो, मुझे करंट से एनर्जाइज करो। अब अगर करंट को फ्लो करवाना है, तो हमें ये बात पता है कि करंट को फ्लो करवाने के लिए मेरे पास आर आउट मैक्सिमम तो नहीं हो सकती। अगर आर आउट को मैंने मैक्सिमम कर दिया या इनफाइनाइट कर दिया, सो विल देयर बी एनी फ्लो ऑफ करंट? नो, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है आर आउट ऐसा सेलेक्ट करें कि वो कम से कम हो, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर सके। सही। ये बात भी समझ आ गई थी हमें। इसके बाद हमने ये बात की थी कि यार मेरे पास गेन जो है ना वो भी अच्छा खासा होना चाहिए, ताकि मेरे पास एक वोल्टेज आउटपुट जो जो भी चीज़ आ रही है वो एम्पलीफाइड वर्जन आए। इसके मुताबिक हम लोगों ने ये देखा कि यार हमारे पास मॉसफेट के 3 कॉन्फ़िगरेशन होती है एम्पलीफायर्स की। पहली होती है कॉमन सोर्स, उसके बाद होती है कॉमन ड्रेन, उसके बाद होती है कॉमन गेट। इन तीनों की आर इन की इक्वेशन, आर आउट की इक्वेशन और वोल्टेज गेन की इक्वेशन हमने लैब 9 में, नॉट लैब 10, लैब 9 के अंदर हम लोगों ने बखूबी इन सब की इक्वेशन जो हैं वो बेहतरीन तरीके से पढ़ी हुई है। हमने ये देखा हुआ है कि कॉमन सोर्स की आर इन क्या होती है, कॉमन ड्रेन की आर इन क्या होती है। अगर मैं इधर थोड़ा सा नजर डालूँ आपके सामने, तो कॉमन सोर्स की आर इन जो है वो इनफाइनाइट है। इस तरीके से कॉमन ड्रेन की आर इन भी इनफाइनाइट है, बट कॉमन गेट की आर इन जो है वो बहुत कम है, 1/GM। जहाँ पे लिखा होता है ना 1/GM, तो 1/GM का मतलब ये है कि ये चीज़ बहुत छोटी है या बहुत कम है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास आर आउट जो है, कॉमन ड्रेन का आर आउट बहुत कम है, 1/GM, और इसका गेन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इस तरीके से इसकी आर आउट भी इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, इसका गेन भी बहुत ज़्यादा है। इसकी आर आउट भी यहाँ गिवन है और इसका गेन जो है वो 1 के बराबर। तो हम लोगों ने कॉमन गेट को तो छुआ ही नहीं था, हमने कहा था कि भाई कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन ही वो एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हम ढूंढ रहे थे, जिनकी हमें तलाश थी, जो हमें एक आइडियल एम्पलीफायर की शक्ल में नजर आ रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हमने अभी की हैं वो बेसिकली वही प्रीवियस लैब वाली हमने सब चीज़ें जो है वो रिवाइज की। सही। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। अच्छा अच्छा, इसके बाद ये एक समरी इन्होंने दे दी कि भाई अगर आप समरी की बात कर रहे हैं तो हम इसने कंपेयर यहाँ पे किया हुआ है ट्रांजिस्टर्स को और मॉसफेट को। अगर मैं बात करूँ तो ट्रांजिस्टर्स और मॉसफेट हम लोग देख चुके हैं। ये मेरे पास जो ट्रांजिस्टर होता है दैट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, जबकि मेरे पास जो मॉसफेट होता है दैट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसके अलावा ये है कि मॉसफेट की परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा समझें कि इम्प्रूव होती है। तभी ज़्यादातर जो है एप्लीकेशन से मॉसफेट को ही इन्वॉल्व किया जाता है।
सही, ऐसा ये इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रांजिस्टर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ट्रांजिस्टर भी जो है वो अपनी अपनी जगह पर उसकी अहमियत बरकरार है। अच्छा, अब हम आज की लैब में बात क्या कर रहे हैं? आज की लैब में जो है ना, हम बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो पा रही। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का मतलब ये है कि उस एम्पलीफायर के अंदर एक ही स्विचिंग डिवाइस लगी है। स्विचिंग डिवाइस का मतलब है कि या तो एक ही मॉसफेट लगा होगा या एक ही ट्रांजिस्टर लगा होगा। बट यस, मेरे पास जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स होते हैं वो मेरी स्पेसिफिकेशंस या वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पा रहे। जो मेरी लोड की डिमांड है या जो मेरी लोड की रिक्वायरमेंट है करंट की या वोल्टेज की, दैट इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड बाय अ सिंगल स्टेज मॉसफेट या ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इसके जवाब की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बातें लिखी है, हम वो पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं, नीड फॉर अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, टिपिकल स्पेसिफिकेशंस फॉर जनरल पर्पस ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्या कह रहे हैं? इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, मैंने जैसा बताया आपको। आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और वोल्टेज गेन भी अच्छा खासा होता है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? नो सिंगल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, नो सिंगल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कैन सेटिस्फाई द स्पेसिफिकेशंस। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक यूज कर रहा हूँ, सिंगल स्टेज यूज कर रहा हूँ या सिंगल एम्पलीफायर यूज कर रहा हूँ या सिंगल मॉसफेट यूज कर रहा हूँ, तो उससे मैं ये तीन अबव स्पेसिफिकेशंस कभी भी मीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो कभी भी वैसा रिजल्ट या वैसा डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा जो मल्टी स्टेज कर पाता है या जिसके अंदर बहुत सारे स्टेजेस लगे होते हैं। ठीक है, कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कैस्केडिंग मल्टीपल स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर टू मीट द स्पेसिफिकेशन। वो कह रहे हैं कि एक एम्पलीफायर से या एक सिंगल स्टेज से कभी भी आप ये तीनों के तीनों स्पेक्स मीट नहीं कर सकते, या अगर मीट कर भी रहे हैं तो वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर है या बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब वो कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कैस्केडिंग मल्टीपल स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर टू मीट द स्पेसिफिकेशन। आपने क्या किया कि उसी एम्पलीफायर के 3-4 स्टेज लगाए और उनको आपस में कैस्केड कर दिया। कैस्केड का क्या मतलब होता है? कैस्केड का मतलब ये होता है कि आपने उनको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट कर दिया? सीरियल कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब ये कि एक के आगे एक, उसके आगे दूसरा, उसके आगे तीसरा, उसके आगे चौथा। मतलब एक ही सीरियल लाइन के अंदर आपने 5-6 स्टेजेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया कैस्केडिंग ऑफ मल्टीपल स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर। ठीक है भाई, ये हमने कर दिया। अब कैस्केडिंग करने से मुझे क्या फायदा हुआ वो देख लेते हैं। एन इनपुट स्टेज, अब आपने कहा कि एक इनपुट स्टेज टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मिडिल स्टेज टू प्रोवाइड गेन एंड एन आउटपुट स्टेज टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड आउटपुट रेजिस्टेंस। अब वो कह रहे हैं कि पहले उसने एक स्टेज लगाया हुआ था, अब उसने लगा दिए 3 स्टेज। अब 3 स्टेज लगाने से हुआ ये कि हर स्टेज का अलग अलग काम हो गया। पहला जो स्टेज है उसका काम ये है कि इनपुट रेजिस्टेंस को 1 मेगा ओम्स या बहुत ज्यादा इनफाइनाइट तक मेंटेन रखेगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेज है उसका काम ये है कि वो गेन मेंटेन रखेगा। इसके बाद जो तीसरा स्टेज है उसका काम ये है कि वो रिक्वायर्ड आउटपुट रेजिस्टेंस को मेंटेन रखेगा। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलो ऑन स्टेज, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकम्स द लोड ऑफ द प्रीवियस स्टेज। ठीक है, इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि पहले स्टेज का जो आउटपुट होगा वो अगले स्टेज का इनपुट बन जाएगा। इस तरीके से दूसरे स्टेज का जो आउटपुट है वो किसका बन जाएगा? तीसरे स्टेज का इनपुट, क्योंकि बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, हमने इसको आपस में कैस्केड किया हुआ। ये आ गया आपके पास अ 3 स्टेज एसी कपल्ड एम्पलीफायर सर्किट। अब इसके अंदर गौर से देखें, एक स्विचिंग डिवाइस लगा हुआ है M1, ये रहा। अच्छा, इसके बाद इसने यहाँ पे Q2 लगा दिया, Q3। इसके अंदर इसने एक मॉसफेट यूज किया हुआ है और एक इसने यूज किया हुआ है, दो इसने यूज किए ट्रांजिस्टर। आपकी मर्जी है, आप तीनों भी मॉसफेट यूज कर सकते हैं, आप तीनों ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, आप कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। सही, क्योंकि बेसिकली काम इसका वही है, एज अ स्विचिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं। बट सिर्फ ये है कि इसकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है, तो आपको मैं एडवाइस ये करूंगा कि आप इसको यूज करेंगे तीनों मॉसफेट्स के साथ। सही। अच्छा, एक मिनट हो जाएगा जरा, मैं एक मिनट आऊँ, एक्सक्यूज मी।
ठीक है, तो हमने ये बात देख ली कि भाई यहाँ पर इसने एक 3 स्टेज हमने एसी कवर्ड एम्पलीफायर सर्किट जो है वो स्टडी करना, इसी को हमें मल्टीसिम पे आज एनालाइज करना। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि मेरे पास जो मॉसफेट M1 है, मॉसफेट M1 वो ऑपरेट कर रहा है कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन में, प्रोवाइड्स हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड मॉडरेट वोल्टेज गेन। ठीक है, क्या ज्वाइन, कौन ज्वाइन नहीं हो रहा? सब तो ज्वाइन हुए हैं। कुछ मसला हो रहा है ज्वाइन करने में, क्लास कुछ इशू हो रहा है? सब तो आए मैं क्लास के अंदर। ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि मेरे पास यहाँ पर इसने एक लगा हुआ है मॉसफेट M1, बकिया दो जो है वो Q2 और Q3 जो है वो मेरे पास ट्रांजिस्टर्स लगे हुए। M1 वो कह रहा है कि M1 इज ऑपरेटिंग इन द कॉमन सोर्स। अच्छा, ये बेसिकली ये करता है कि क्योंकि हमने बात की कि हमें आइडियल एम्पलीफायर की कंडीशंस को मीट करना है, जो कि 3 है। आर इन जो है मेरे पास इनफाइनाइट होना चाहिए, आर आउट जो है वो कम से कम होना चाहिए, इसके अलावा गेन भी मेरे पास इनफाइनाइट या बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशंस है, कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन और कॉमन गेट। इसमें से ये सबसे आइडियल जो ले रहा है ना, वो कह रहा है कि भाई कॉमन सोर्स जो है वो एक आइडियल एम्पलीफायर की तरह काम करे। जब इसने यहाँ पे ये कहा कि मॉसफेट M1 जो है it is operating in the common source configuration, provides high input resistance and moderate amount of voltage gain। ठीक है भैया, हमने बात देखी। उसके बाद वो कह रहा है कि मैं अब Q2 जो है, जो सेकंड स्विचिंग डिवाइस है, उसने यहाँ पर यूज किया हुआ है ट्रांजिस्टर। अच्छा, आप कीजिएगा इस तरीके से, मैं आपको समझा दूंगा जब आप काम करेंगे इस पर किस तरीके से करना है। बीजेटी Q2 को कह रहा है कि वो है, ये है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, एंड इट इज द सेकंड स्टेज दैट प्रोवाइड्स हाई गेन। पहले स्टेज का काम था कि वो एक हाई इनपुट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। M1 जो है वो आर इन बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। Q2 जो है मेरे पास जो सेकंड स्टेज है, देखें ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ पे। डॉटेड लाइन का मतलब ये कि ये मेरे पास पहला स्टेज है, यहाँ लिखा हुआ भी है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। ये मेरे पास दूसरा स्टेज है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। उसके बाद मेरे पास तीसरा स्टेज है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। सही, तो आप भी इसको इस तरीके से मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है, बट ये आपको समझ आ गया कि यहाँ पर 3 स्टेज है और हर स्टेज का अपना अलग अलग मकसद है। पहले स्टेज का मकसद ये है कि आर इन या इनपुट इम्पीडेंस मुझे बहुत ज्यादा तुम प्रोवाइड करो। उसके बाद दूसरे स्टेज का मकसद क्या है? दूसरे स्टेज का मकसद ये है कि तुम मुझे गेन बहुत ज्यादा प्रोवाइड करो। तीसरे स्टेज का मकसद ये है कि तुम मुझे आर आउट बहुत कम प्रोवाइड करो। तो 3 मकसद है, 3 मकसद पूरे करने। 3 मकसद पूरे करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मुख्तलिफ स्टेजेस लगाए हैं। सही है, ये चीज समझ आ गई। और इसके बाद हमारे पास Q3 रखा हुआ है। Q3 इज बेसिकली एन इमिटर फॉलोअर गिव्स लो आउटपुट रेजिस्टेंस एंड बफर्स द हाई गेन स्टेज। ठीक है, तो मेरे पास Q3 जो है, Q3 का मकसद ये है कि वो बेसिकली लो आर आउट प्रोवाइड कर रहा है और साथ में मेरे पास वो गेन प्रोवाइड नहीं कर रहा। क्योंकि अगर यहाँ पर इसने गेन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया तो फिर मेरे पास कॉमन इमिटर एम्पलीफायर बीच वाले का मकसद खत्म हो जाएगा। इसीलिए बेसिकली बी जो आखिरी वाला है वो एक बफर की तरह भी काम करता है, ताकि वो जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है वही आउटपुट वोल्टेज मेरे पास लेकर आ रहा हो। सही। अच्छा, इसके बाद इसने यहाँ पर वही वाली बात बता दी कि भैया अब आपके पास इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ओवरऑल एम्पलीफायर इज एसी कपल्ड। कुछ पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो आखिरी वाला जो मेरे पास स्टेज है ना, ये वाला देखें, जो पहला वाला स्टेज है, पहले वाला स्टेज क्या कर रहा है? पहले वाला स्टेज इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसका गेन मॉडरेट है, मतलब इसका गेन 1 नहीं है, इसका गेन बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट इसका गेन एक दरमियानी वैल्यू है। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। जो बीच वाला स्टेज है, बीच वाला स्टेज का मकसद ये है कि वो गेन मुझे हद से ज्यादा बढ़ा के दे रहा है। और जो आखिरी वाला स्टेज है, आखिरी वाले स्टेज का जो जो प्राइम फोकस है वो ये है कि भाई तुम मुझे आर आउट कम से कम दोगे। बट क्योंकि मेरे पास ये एम्पलीफायर है तो कुछ ना कुछ गेन भी होता है। बट ये जो आखिरी वाला लगा हुआ है, इसका गेन जो है वो बराबर है 1 के। इसका मतलब ये है कि बफर है। अब जो भी बफर लगते हैं उनका गेन 1 होता है। तो बफर क्या करता है? जो इनपुट वोल्टेज है वही मेरे पास आउटपुट वोल्टेज।
इसीलिए इसका गेन 1 है। तो जो यहाँ तक जो मेरे पास वोल्टेज एम्पलीफाई होके आ गया वही आगे चला जाएगा। क्लियर है? सही। अच्छा जी, कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है। अच्छा भाई, अब ये हमने अब थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। कैपेसिटर क्यों लगाए हुए? इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ओवरऑल एम्पलीफायर इज एसी कपल्ड थ्रू कैपेसिटर्स। आपको पता है हमें कि जिस सर्किट के अंदर डीसी और एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज कहाँ है? यहाँ पे ये रहा 15 वोल्ट डीसी दिया हुआ है बाइसिंग के लिए, और ये मेरे पास एक एसी सिग्नल दिया हुआ है 1 किलोहर्ट्ज का, हम देंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, क्या कह रहा है? इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ओवरऑल एम्पलीफायर इज एसी कपल्ड थ्रू कैपेसिटर्स C1 एंड C6। C1 ये रहा, C6 ये रहा। ये बेसिकली डीसी और एसी को आपस में मिलने से रोक रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं एसी कपलिंग कैपेसिटर्स। C2 और C4 हैं बाईपास कैपेसिटर, जो इस पाथ को बाईपास करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहे हैं इंटरस्टेज कपलिंग कैपेसिटर C3, ये C3 ये रहा, और C5 ये रहा, ये इंटरस्टेज कपलिंग कैपेसिटर्स हैं। ट्रांसफर्स एसी सिग्नल बिटवीन एम्पलीफायर बट प्रोवाइड, हाँ वही वही वाली काम है कि आइसोलेशन प्रोवाइड करे डीसी से। ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो इन द एसी इक्विवेलेंट सर्किट 22 रेजिस्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय आरबी टू आरबी, इस तरीके से इसने यहाँ पर ये बात बताई थी हमें। ये इसका डीसी इक्विवेलेंट सर्किट दे दिया यहाँ पे। ठीक है। डीसी इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब है कि इसमें वही क्यू पॉइंट वाली कहानी वगैरह करनी होगी, बट वो हमें कैलकुलेट नहीं करना। आज की ऐप में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। आपको सिंपल मैटलैब के रिजल्ट्स अटैच करने हैं, और आपने बताना है कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से क्या फर्क पड़ रहा है और मल्टीपल स्टेज एम्पलीफायर से क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक का ये काफ़ी। अब आपको करना ये है, टास्क सुन लें, उसके बाद अभी मैं ये मीटिंग को एंड करूंगा। उसके बाद जो है मैं लैब 12 के लिए नई मीटिंग स्टार्ट करूंगा, ताकि दोनों मीटिंग जो है वो अलग अलग आ जाएं। ठीक है। तो ये मीटिंग हम अभी बस थोड़ी देर में एंड करते हैं। जब तक कोई सवाल है आपके तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी टास्क क्या करना है। टास्क आपको ये करना है कि पहले आपने इस डायग्राम के अंदर, जो आप लोगों ने पहले लैब 9 में और लैब 10 में सिंगल स्टेज मॉसफेट एम्पलीफायर बनाए थे, उसका रिजल्ट अटैच करना है। फिर साथ में आपने मल्टीपल स्टेज का रिजल्ट अटैच करना है, और देखना है कि किस कॉन्फ़िगरेशन का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आ रहा है। और फिर एंड में अपना एक कंक्लूजन या अपनी एक कमेंट इंक्लूड करनी है कि आपने मल्टीपल स्टेज में क्या सीखा और आपने सिंगल स्टेज में क्या सीखा। साथ में सर्किट डायग्राम भी लाजमी बनानी है। ठीक है। तो ये आपकी थी लैब 11। अब लैब 11 में कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो मुझसे पूछ लें चैट बॉक्स के अंदर, ताकि फिर ये लैब हम लोग एंड करें। उसके बाद जो है हम लोग जो है नई अपनी लैब स्टार्ट करेंगे, लैब 12। मैटलैब वाले टास्क फाइनल लैब पे आएंगे। मैटलैब वाले टास्क में हो सकता है दे दूं, तो इसलिए आपने आपको मेंटली तैयार रखिएगा। बट ये कि आपके मैटलैब वाले टास्क या मल्टी सिम वाले टास्क? सैफुर रहमान, मैटलैब तुमने किया ही नहीं है। हमने मल्टी सिम किया है। जी जी, मल्टी सिम पे। तो मल्टी सिम पे बिल्कुल बिल्कुल आपकी मर्जी, आप मल्टी सिम यूज़ करें, आपकी मर्जी आप प्रोटीएस यूज़ करें, आपकी मर्जी आप कोई और यूज़ करें। टास्क ये करना है जगदीश कि आपने पहले एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, जो प्रीवियस लैब नंबर 9 में या लैब नंबर 10 में आपने किया है, पहले उसका एक मुझे आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म दिखानी है कि वो कैसी आ रही है। फिर हमने गए 3 स्टेज पे। तो 3 स्टेज पे जाने का कोई मकसद था ना, हम चाह रहे थे कि हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। तो फिर आपने एक 3 स्टेज का रिजल्ट भी शो करना है, दोनों रिजल्ट साइड बाय साइड शो करने। और फिर एंड में एक कंक्लूजन ये लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कौन सा सिस्टम बेहतर है और क्यों बेहतर है। बस ये करना है सर। लास्ट लैब्स इंक्लूड होंगी फाइनल लैब में। नहीं नहीं, लास्ट लैब्स तो इंक्लूड नहीं होंगी। मैंने आपको बताया था कि लैब नंबर 1 से लेकर लैब नंबर 9 तक आपके फाइनल लैब में इंक्लूड है। तो लैब आखिरी लैब जो है वो मैं हुआ तो एक दो एमसीक्यूज पूछ लूंगा, सवाल कोई नहीं दूंगा सॉल्व करने का। मतलब कोई ऐसा कोई वो नहीं आएगा न्यूमेरिकल वगैरह, और कोई मल्टीसिम का टास्क नहीं आएगा। मैटलैब सर अवेलेबल नहीं है कहीं से। मैटलैब पे काम ही नहीं कर रहे तो मैटलैब क्यों कर रहे हैं आप?
कौन है ये? पीसी किसका नाम है पीसी? हम तो मल्टी हम तो सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं जो आप लोग यूज करते हैं? प्रोटियस यूज करते हैं, मल्टीसिम यूज करते हैं, या फिर एल्टी स्पाइस यूज करते हैं? तो बस वही 3-4 सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसी पे आप लोग काम करेंगे अपने। सही। तो बस ये है कि आपका टास्क था लैब का, ये लैब 11 थी। अब मैं बस 5 मिनट का, जब तक ये पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास सेव होगी, इन द मीन टाइम आप लोग जो है लैब नंबर 12 के लिए तैयार हो जाए। लैब नंबर 12 भी इसी टाइप की लैब है। लैब नंबर 12 के अंदर भी यही कपलिंग एम्पलीफायर, मतलब ये जो 3 स्टेज एसी कपल एम्पलीफायर है, फर्क ये है कि लैब नंबर 12 में इसका हम करेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस। जो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का किया था ना, इसी तरीके से हम लोग अब हम करेंगे 3 स्टेज का एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, जहां पर हम लोग एक ग्राफ जो हम लोगों ने देखा था, जहां पर बीच में एक मिड बैंड में फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी, एक गेन बहुत अच्छा आ रहा था, और जब मैं फ्रीक्वेंसी बहुत कम करूंगा या फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा करूंगा, तब गेन का सत्यानाश हो जाता है। तो वही काम हमें करना है, वो मैं लैब 12 में समझाऊंगा आपको। कोई सवाल नहीं तो मैं ये क्लास एंड करता हूँ, फिर ये कि हम लोग नेक्स्ट उसमें आएंगे, नेक्स्ट सेशन में। अटेंडेंस को भी भूल, अटेंडेंस अब लगा दीजिएगा स्काइप पे, वो मसला नहीं है, अटेंडेंस मैं कर लूंगा, उसकी टेंशन नहीं लें आप लोग अटेंडेंस की, वो मेरा हेडेक है। सही है। बाकी ये कि अपना सीईपी आप लोग कंप्लीट कर लें, जल्दी से सबमिट करवाएं। लैब फाइनल सैटरडे को है, उसकी तैयारी करें अच्छी सी। और ये कि फिर इंशाल्लाह आपके ग्रेड्स तो मंडे ट्यूसडे तक फाइनलाइज हो ही जाएंगे लैब। ठीक है। तो बस अभी ये कि मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, फिर ये कि हम लोग दूसरी लैब में मिलते हैं, लैब नंबर 12 में, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। मैं स्काइप के ऊपर जो है वो जूम की आईडी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग सब ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। चलें, हो गया, अल्लाह हाफिज़। प्रोजेक्ट वाइवा कब होगा? अच्छा रुक जाए। प्रोजेक्ट का वाइवा जो है मैं सैटरडे को ही लूंगा, आपका सब काम सैटरडे को करेंगे। फाइनल एग्जाम भी सैटरडे को करेंगे, प्रोजेक्ट का वाइवा भी सैटरडे को करेंगे। तो मैं प्लीज ये चाह रहा हूँ कि आप लोग अपना सैटरडे जो है ना मुझे डेडिकेट कर दें। तो मुझे आप लोग की कॉपरेशन चाहिए सैटरडे को। तो मैं स्काइप इसी तरीके से जूम की कॉल वॉल करके आप लोगों का वाइवा ले लूंगा। तो उसमें बस ये कि 5-10 मिनट का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ओके। पेपर में लैब्स कवर करनी है, लैब 1 to लैब 9। यासिर एजाज, एजाज सॉरी, लैब 1 से लेकर लैब 9 तक। बट मॉसफेट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज में दूंगा लाजमी। वो बहुत बेसिक से होंगे, जो मैं समझा रहा हूँ कि भाई एम्पलीफायर क्या होता है, कॉमन कॉमन गेन, कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट, कॉमन सोर्स क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें थोड़ी बहुत पूछ लूंगा। कोई सिमुलेशन नहीं आएगी, कोई सॉल्व करने वाली चीज़ नहीं आएगी। सही है। कोई और सवाल है तो पूछ लें। नेक्स्ट आईडी में मिलते हैं फिर। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। हाँ सॉरी, न्यूमेरिकली सॉल्व करना होगा जी बिस्मा। न्यूमेरिकली बेसिक इस तरीके से होगा कि मैंने आपको कुछ कैलकुलेशन वगैरह करवाई है, डीसी एनालिसिस, क्यू पॉइंट की, लोड लाइन की कैलकुलेशन कुछ करवाई है। तो थोड़ी बहुत जो शुरू की लैब में कैलकुलेशन थी ना, उसको अच्छे से समझ लें, उसको अच्छे से समझ के करें। वैसे ही कुछ आएगा, वैसा मिलता जुलता आएगा। सही है। तो मुश्किल नहीं होगा ज़्यादा, बस ये कि जो आप लोगों ने किया है। अच्छा हाँ, जिनकी मैं यासिर यासिर अजस, मैंने जैसे क्लास के स्टार्टिंग में कहा था कि लैब्स का टाइम जो है ना, क्योंकि हम सैटरडे तक सारी चीज़ देख रहे हैं, तो मैं लैब्स का टाइम सैटरडे तक एक्सटेंड कर दूंगा। तो उसकी आप टेंशन नहीं ले, मैं सारी की सारी लैब्स का टाइम सैटरडे तक एक्सटेंड कर रहा हूँ। जी जी, मुजम्मिल बता दिया ना, उसका लैब्स एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं सैटरडे तक, कोई मसला नहीं है। सही है मुजम्मिल और यासिर। ठीक है। चले, मैं फिर ये कॉल बंद करूँ ताकि मैं रिकॉर्डिंग करूँ। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट आईडी हम लोग नेक्स्ट लैब शुरू हो रहा है, लैब 12। लैब एग्जाम कितने आवर्स की होगी? लैब एग्जाम नवीरा 2 से 3। मैं वैसे मेरा खुद वही कि मैं 3 घंटे तक दूँ आप लोगों को, ताकि मैं एक एग्जाम रिलीज कर दूंगा। आप लोग जो है वो 3 घंटे के बाद जो है उसको फिर जो है वो 3 घंटे के अंदर अंदर जमा करवा सकते हैं उसको। सही है। इस तरीके से होगा। तो लैब का फाइनल एग्जाम जो है वो 3 घंटे का होगा। एनी मोर क्वेश्चंस?
चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।